हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के बारे में, क्योंकि इनके बारे में बात करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनका कोई शो तो नहीं आने वाला, इनकी कोई मूवी तो नहीं आने वाली, ना इंडिविजुअली दिव्यांका की ना ही विवेक की, बल्कि ये दोनों आज की तारीख में फुल टाइम तो नहीं। दिव्यांका तो फुल टाइम व्लॉगर बन चुकी हैं, लेकिन अभी जो विवेक हैं वो तो काफ़ी टाइम से व्लॉगर थे ही। और अभी उनके करियर को लेकर भी बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही थी, लेकिन हाल फिलहाल तो वो व्लॉगिंग में ही बिजी हैं। और उनके पास है एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो कि है बेबी का कंटेंट, क्योंकि उनकी पत्नी 10 साल बाद खुशखबरी सुना रही हैं। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये इनकी नेचुरल प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी है। और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इंडिविजुअली, सेपरेटेडली, आप कह सकते हैं कि अपने अपने व्लॉग्स में भी जो है प्रेगनेंसी कंटेंट डाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स में आकर जो है अच्छा खासा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस पब्लिक से मिल रहा है। स्पेशली क्या होता है जब आप एक सेलिब्रिटी होते हो और आपकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है जो कि मतलब जिसको सोसाइटी बहुत अच्छा मानती है, जैसे कि कोई और तो मैं बात क्या कहूँ, प्रेगनेंसी ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग सोसाइटी मानती है कपल्स के लिए, कि भाई जो कपल पेरेंट्स बनते हैं उनकी मैरिज भी जो है वो एक तरीके से लॉक हो जाती है, मतलब एक तरीके से एक स्टैम्प लग जाता है। और दूसरा एक तरीके से वो मैरिज कामयाब होती है जिस शादी में बच्चे होते हैं। देखिए, ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी का थॉट प्रोसेस है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो मतलब एक तरीके से तभी कहा जाएगा, बेस्ट कहा जाएगा, जिसमें बच्चा होता है। तो इनको 10 साल बाद जो है ये पति पत्नी माता पिता बन रहे हैं। और क्योंकि इनकी जो प्रेगनेंसी है वो ऐसे वक्त में आई है जबकि आप कह सकते हैं टीवी तो बिल्कुल अब खत्म ही हो चुका है। अब तो हर जगह या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब है या सोशल मीडिया है, उसमें ही जो भी आप कंटेंट डालो तो उसी से आपको आज की तारीख में पहचान मिल रही है। तो दोनों का अपना इंडिविजुअल चैनल है, और दिव्यांका ने तो अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की और साथ ही साथ में अपना चैनल भी लॉन्च किया। तो एक तरीके से ये इसी प्रेगनेंसी के कंटेंट को लेकर दिव्यांका यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर उतरी और इनको बहुत ही ज़्यादा भर भर कर प्यार मिल रहा है। अब सवाल ये है कि इनका कंपैरिजन हो रहा है दूसरे सेलिब्रिटी कपल व्लॉगर्स के साथ जिनके घर में बच्चा आने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इनकी पत्नी है उन्होंने बच्चा अपनी कोख में रखा हुआ है, और एक जो दूसरी सेलिब्रिटी है वो सरोगेसी के माध्यम से मदर बनने वाली हैं। मैं बात कर रही हूँ संभावना सेठ के बारे में। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि संभावना जो है बच्चे को अपने गर्भ में कैरी नहीं कर रही हैं, तो वो उन पलों से एक तरीके से उन पलों को मिस कर रही हैं, शायद उनको फील करने में वो असमर्थ महसूस कर रही हैं। क्योंकि जब एक औरत एक बच्चे को अपने अंदर रखती है तो उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में भी, उसकी सोच में भी, उसकी फीलिंग्स में भी। तो इसमें कोई संभावना को कोई दोष नहीं दे रहा है, ये उनकी मजबूरी है, उनके हेल्थ से रिलेटेड भी है कि वो बच्चे को अपनी कोख में कैरी नहीं कर पा रही हैं, और उन्होंने कोशिश करी और उस कोशिश में वो नाकामयाब रही। तब जाकर उन्होंने ये फैसला किया, और इसके लिए कोई उनको ब्लेम नहीं कर रहा है और ब्लेम करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को अपनी कोख में रखते हो या नहीं भी रख पाते हो,
तो भी ये जो फीलिंग होती है मदरहुड की, इसको उजागर करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे को कोख में रखना ज़रूरी नहीं होता। मैंने बहुत सारी ऐसी मदर्स देखी हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर रद्दी भर भी चेंज नहीं आता, क्योंकि वो इस प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि वो खुद ही इतने स्ट्रेस में होती हैं। और कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन से जूझ रही होती हैं, और शायद उनकी प्रेगनेंसी भी इसी वजह से प्लान हो जाती है, या उनको जो उनके आसपास के बड़े बुजुर्ग भी इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि तुम बच्चा कर लो तो तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन हर केस में ये पैतरा नहीं जमता, क्योंकि मैंने खुद खुद ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर औरतें शादी से पहले ही डिप्रेशन की मरीज होती हैं, और कुछ तो ऐसी औरतें होती हैं जिनको शादी के बाद डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ससुराल वालों से बनती नहीं है, और इसी चक्कर में वो धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती जाती हैं। सारे उपाय करने के बावजूद भी वो इस डिप्रेशन से कभी नहीं निकल पाती, बच्चे तक हो जाते हैं, और उन बच्चों को माँ पाल भी नहीं पाती है, क्योंकि वो सारा दिन मेडिसिन खाकर सोई रहती है। तो जिन बच्चों को माँ का प्यार ही ना मिले, सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती, उसे पालना, उसे संभालना ठीक है, जन्म देना बहुत बड़ी बात होती है। इस दुनिया में लाने से पहले 9 महीने बिना भाड़े के उसको अपनी कोख में एक माँ ही जगह देती है। मैं उस बात को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन ये कहना कि जब तक एक बच्चा एक औरत की कोख में नहीं जाएगा उसको ये रियलाइजेशन नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं थोड़ा-सा डिफरेंट सोच रखती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों के सामने डिप्रेशन से जूझती हुई औरतों को मदर बनते हुए देखा है, और उसमें घंटा कोई परिवर्तन आया है। क्योंकि जिस औरत को खुद से अंदर से ये चाह नहीं है कि वो एक तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकलनी चाहिए, तो फिर कुछ भी हो जाए वो डिप्रेशन से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। वो कभी भी मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाएगी जब तक उसकी खुद की विल ना हो। जब तक एक औरत खुद नहीं चाहती कि मुझे इन सब से निकलना है, वो नहीं निकल सकती है। और मैंने देखा है ऐसी औरतों को जो बच्चे होने के बावजूद भी डीप डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा बुरे-बुरे विचार आते हैं कि वो खुद को ख़त्म कर लें। और एक शख्स को तो मैं जानती हूँ जिसने खुद को ख़त्म कर ही लिया। बीइंग अ मदर, मतलब होने के बावजूद उसने बिल्कुल भी अपने बच्चे की परवाह नहीं करी, क्योंकि वो अपने सेंस में ही नहीं थी। इन शॉर्ट, एक बच्चे को पालने के लिए मदर का मेंटली हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को लगता है बच्चा आएगा, शादी होगी, सब ठीक हो जाएगा। जो लड़कियां शादी से पहले डिप्रेशन की मरीज होती हैं, उनको रिश्तेदार ही बोलते हैं, अरे इसकी शादी करवा दो, अरे ये बिजी हो जाएगी, अरे ये हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बच्चे के साथ ही नाइंसाफी होती है। मैंने तो देखा है कि बच्चे भी ऐसी माँओं की कद्र नहीं करते जो डिप्रेशन में पड़ी रहती हैं, गोली खा के सोई रहती हैं। वो भी फिर कहते हैं कि भाई ले जाओ इस औरत को, इससे हमारा क्या रिश्ता, ये तो बस एक नाम की माँ है, ये तो हमारी माँ ही नहीं है, इसको तो हमारी पड़ी नहीं हुई है। तो ये भी तो गलत है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा ना यहाँ पर कहीं न कहीं संभावना को थोड़ा-सा डिफेंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। हाँ, संभावना डेफ़िनेटली जो हरकतें अपने व्लॉग्स में करती हैं, डेफ़िनेटली वो ये क्यों बोल रही हैं कि लोग फिर उन्हीं पर क्वेश्चन उठाएँगे कि देखो ये बच्चा कैरी नहीं कर रही है अपनी कोख में, इसलिए इसको वो फीलिंग नहीं आ रही है। बल्कि संभावना को तो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर वो चेंज लाना चाहिए। ठीक है, एक बच्चे को अंदर रखने का एक अलग ज़रूर एक फीलिंग होती है, पर ऐसा नहीं है। आप बच्चे से दूर रहकर भी, जो माँ होती है ना, वो कितने भी बच्चे से दूर क्यों ना हो, वो हमेशा अपने बच्चे के पास ही रहती है। वो हमेशा अपने बच्चों को अपने ज़हन में, अपनी दुआओं में रखती है। जहाँ भी होती है, अपने बच्चे के बारे में सोचती है। चलो 9 महीने तो वो प्रोसेस
निकल गया। उसके बाद जब बच्चा सारी जिंदगी तो 9 महीने पेट में नहीं रहेगा ना, वो बाहर निकलेगा, बड़ा भी होगा। और आप लोगों को पता है कि मदर्स कितनी ज्यादा बच्चों को लेकर पोजेसिव होती हैं, सेंटिमेंटल होती हैं। बच्चे दूर होते हैं तो भी उनको ऐसा फील हो रहा होता है, अरे आज मेरी उससे बात नहीं हुई, वो ठीक तो है ना। तो ये वो मेंटली इमोशनली बच्चे से कनेक्ट रह सकती हैं। लेकिन संभावना ये सारी चीजें अपने व्लॉग्स में नहीं बता रही हैं, नहीं पब्लिक को महसूस करवा रही। मे भी शायद उनको भी नजर का डर लगता है कि मैं ज्यादा अगर ऐसी हरकतें करूं तो कल को कुछ बात हो जाए। क्योंकि जब तक बच्चा गोद में सही सलामत आ नहीं जाता तो वो डर तो रहता ही है। क्योंकि मतलब लाइफ का कुछ नहीं कह सकते, बहुत अनप्रडिक्टेबल मोमेंट्स होते हैं। तो मैं तो नहीं चाहूंगी कि संभावना अब जो है ये सब देखे। क्योंकि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारा वक्त ऐसे प्रोसीजर में लगता है। और उस औरत के लिए भी जो उस बच्चे को कोख में रखकर बैठी है, उसके लिए भी कोई आसान नहीं होगा, वो भी बहुत कुछ झेल रही होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा संभावना को डिफेंड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी खुद की जिंदगी में ऐसी औरतें देखी हैं जिनको माँ बनने का सुख मिलने के बावजूद भी वो अपने मानसिक दुख से उभर ही नहीं पाई हैं। तो यहाँ पर चलो, ये तो संभावना की बात हो गई। अब मैं बात करूंगी दिव्यांका और विवेक के बारे में। तो इनके व्लॉग्स को बहुत पसंद किया जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, जो कि मैंने इनका एक व्लॉग देखा जिसमें विवेक अपने पेट पे तरबूज बांध के जो है उन्होंने कुछ घंटे बिताए। और सच में उन्होंने वो दर्द, वो तकलीफ, वो पेन फील किया जो उनकी पत्नी गर्भ अवस्था में महसूस कर रही हैं। और दिव्यांका ने, जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट होने की सोच रही हैं या प्रेग्नेंट हैं और अभी अपने स्टार्टिंग के महीने में है, तो उनको भी कहीं ना कहीं एजुकेट किया। मतलब एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए दोनों ने। मतलब यहाँ पर एक तो अवेयरनेस भी थी, और हस्बैंड्स को ये रियलाइज करवाना था कि बच्चा पैदा करना कोई हलवा बनाने जितना आसान नहीं है, बल्कि एक औरत को कितनी शारीरिक रूप से पीड़ा भुगतनी पड़ती है, मानसिक पीड़ा, कितने उसको एडजस्टमेंट लेने पड़ते हैं। इवन आप देखेंगे कि तभी शायद मुझे लगता है कि कुदरत को भी पता है कि ये काम औरत से बेहतर कोई कर नहीं सकता। और आप देखेंगे कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो अलग से ही बड़ी खूबसूरत लगती है, और औरत पर ये पेट ये काफी अच्छा भी लगता है। इवन जब मैं विवेक को देख रही थी कि उन्होंने अपना पेट ऐसे आगे लगाया हुआ था, तरबूज बांधा हुआ था, सच में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, वो सूट ही नहीं कर रहा था। तो कुदरत ने भी सोच समझकर ये औरत को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो इसी वजह से दी है क्योंकि औरत के अंदर वो ताकत होती है, वो जज्बा होता है। आप देखिए ना, हर महीने एक औरत को मंथली साइकिल से गुजरना पड़ता है, और कितना हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है। जब आपके मंथली के साइकिल्स ऑन द वे होते हैं, बस आने ही वाले होते हैं, तो औरतों की हालत ऐसी होती है, मतलब कि अंदर ही अंदर वो जल रही होती है ना, वो किसी को कह सकती है ना बता सकती हैं। अब तो खैर फिर जमाना थोड़ा बदल गया है, अब इन सब चीजों को काफी सेंसिटिवली हैंडल किया जाता है, रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। लेकिन पहले हम लोगों के वक्त में हम लोग तो मतलब किसी को कुछ बता ही नहीं सकते थे। स्पेशली जो हमारे घर में जेंट्स होते थे, उनके सामने तो हमें बहुत ही नॉर्मल बिहेव करना होता था। अंदर खाने अंदर ही अंदर हम दर्द से भन-भना रहे होते थे, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, बेचैनी, डिप्रेशन। अब देखो, यंग एज में ये सारी चीजें समझ के भी समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको समझ में आता है कि अब ये इस बार ये सिम्टम हुआ है। हर बार कुछ अलग तकलीफ, हर बार कुछ अलग स्यापा आपको हर महीने भुगतना पड़ता है। तो ये औरत ही हैंडल करती है, और कई औरतें तो काम पर भी जाती हैं सिचुएशन को लेकर। और अब तो इसकी भी लीव मिलने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट डे की लीव मिलने लगी है, क्योंकि वाकई तकलीफ होती है। जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, जो बैक पेन होता है, मतलब कईयों को सर में दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, इतना खिंचा खिंचा मुंह रहता है, मतलब लिटरली मेडिसिन खानी पड़ती है। मतलब फर्स्ट डे तो
खानी पड़ती है पेन किलर। मे बी आई डोंट नो आप में से कितने लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां खाती हैं फर्स्ट डे या सेकंड डे। तो सबकी जैसे जो बॉडी अलाउ करे, तो इतना मुश्किल होता है। तो ये कुदरत ने ये काम औरत को ही दिया हुआ है, क्योंकि औरत अंदर से बड़ी मजबूत होती है, बाहर से वो कमजोर दिखती है, नाजुक दिखती है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जब औरत अपनी आई पे आ जाती है ना, तो वो अच्छे अच्छों को उनकी आई की याद दिला देती है, अगर वो आना चाहे तो यहाँ पर भी जब औरत को पता है कि नहीं, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझे खुद को तो संभालना ही संभालना है, अपने बच्चे को भी संभालना है, तो वो बहुत ज्यादा उसमें हिम्मत आ जाती है। वो रोजमर्रा की जिंदगी भी अपनी मैनेज कर रही होती है, अंदर से बच्चे को भी संभाल रही होती है, वो पूरे नॉर्मल अपनी लाइफ रूटीन को मैनेज कर रही होती है, उस जीते जागते बच्चे को लेकर जो उसकी कोख में पल रहा है। यानी कि कहने को वो एक होती है, लेकिन एक होकर भी वो दो होती है। एक तो वो खुद, और दूसरे अंदर उसका वो जीव बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला है। दो दो जानों को, और एक खुद की जान को और एक अपनी जान को संभाल कर वो अपनी दिनचर्या चल रही होती है। तो हैट्स ऑफ दोज वुमन जो इतना दर्द बर्दाश्त करती हैं और इतनी तकलीफें। ठीक है, अब सी सेक्शंस लड़कियां करवाती हैं, बिल्कुल उनका पूरा हक बनता है, क्योंकि 9 महीने उन्होंने इतना बोझ, खैर औरत के लिए तो उसकी औलाद कभी भी बोझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को पेट में रखना, एक जीवंत जीव को अपने पेट में रखकर जो है 9 महीने निकालना, बच्चा ग्रो भी कर रहा होता है, पेट बढ़ भी रहा होता है, जैसे जैसे पेट बढ़ रहा होता है अंतड़ियां वगैरह सब उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। दिव्यांका ने बताया कि लेटने वक्त भी कौन कौन सी नर्व्स दबती हैं, जब आप सीधा लेटते हो, जब आप दाएं लेटते हो, बाएं लेटते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिव्यांका ने अपने व्लॉग्स के माध्यम से बताया, और एक तरीके से बहुत सारी औरतों को एजुकेट किया कि ये हलवा बनाने जितना आसान नहीं है बच्चे को 9 महीने कोख में पालना। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगा, बिना किसी हुड़दंग के हा हा ही ठाका मार जो हरकतें दूसरे व्लॉगर्स करते हैं। ये बहुत अच्छा एक मैसेज देना चाहा हस्बैंड्स के लिए, जिनको लगता है कि ये तो ऐसी करती रहती हैं। हाँ, कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का मिसयूज भी करती हैं, मैं वो भी बात जानती हूँ, लेकिन ज्यादातर देखो तकलीफ तो होती है, मिसयूज भी करें लेकिन होती तो तकलीफ ही है ना। आपने एक पेट में एक तरबूज बांध के आपकी हालत खराब हो गई, तो यहाँ तो आप देखिए एक जीवंत जीव को अपनी कोख में 9 महीने वो रख रही हैं, उसके साथ वो अपनी लाइफ लीड कर रही हैं। तो भाई हर बार तो वो औरत झूठ नहीं बोल सकती ना। तो किस तरीके से झुकना, मतलब जूते पहनने, सॉक्स पहननी, तो उनके हस्बैंड को करने में इतनी परेशानी हो रही थी कि भैया उन्होंने हाथ जोड़ लिए, और सारा दिन के बदले में आधे दिन के ही अंतर्गत उन्होंने जो है वो तरबूज अपने पेट से उठाकर फेंक दिया। लिटरली उन्होंने फेंक दिया, और ऐसे हो गए हश। मतलब लिटरली, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। जो लेबर पेन्स होती हैं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन 9 महीने कैरी करना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आपको साइकिल्स मंथली हो नहीं रहे होते, क्योंकि उसी का खाना बच्चे को मिल रहा होता है। तो उस वजह से भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। नॉर्मली भी जब हमारे साइकिल्स लेट हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो कितनी बेचैनी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। तो यहाँ तो 9 महीने से वो मंथली साइकिल्स बंद हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। तो ये सारी चीजों को बड़ी ही समझदारी से दिव्यांका और विवेक ने दिखाया है, और उन हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के प्रति और भी ज्यादा ऋणी बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से एक औरत जो है हंसते मुस्कुराते एक बच्चे को अपनी कोख में कैरी करके उसकी फैमिली को आगे बढ़ाती है, उसको बाप बनने का सुख दे रही है। मतलब एक तरीके से, मतलब एक ऐसा आप कह सकते हो
एजुकेट करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा और सबको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वाक़ई मतलब ये पता होना चाहिए एक आदमी को कि बच्चा पैदा करना, बच्चे को कोख में रखना, तुमने तो पेट में डाल दिया। इवन आजकल तो देखो ज़्यादातर लोग आईवीएफ ही करवाते हैं या जो भी है, चलो जिस वे से भी बच्चा अंदर गया पेट के, उसके बाद उसका वेट, उस बच्चे का वेट, अपना वेट, कितनी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कितना कुछ आपकी लाइफ में चेंज आता है, आपकी जो रेगुलर रूटीन्स होती हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सारी बातें एक्सरसाइज़ करने में, मतलब प्यास लग रही है, साँस नहीं आ रहा है, बैठे-बैठे ऑक्सीजन के लिए मतलब ब्रीदिंग, लिटरली मतलब बीइंग अ वुमन मुझे लगा कि ये 9 महीने ये मज़ा है या सज़ा है? और इस सज़ा को भी मज़ा समझकर औरतें हँसी-खुशी अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करती हैं। हाँ, कुछ बेचारी मुसीबत की मारी औरतें होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में भी वो आराम नहीं मिलता है, वो केयर नहीं मिलता है, वो अटेंशन नहीं मिलता है, स्पेशली अपने हस्बैंड से कि हाँ, बैठी है ना, तू घर पे ही है ना, सबके साथ ही है, मेरे आने से क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेना। मतलब बहुत सारे हस्बैंड्स को लगता है हाँ, बच्चा पैदा कर दिया, औरत को बिज़ी कर दिया, अब हम अपना घूमेंगे-घामेंगे, ऐसा नहीं होता। अपनी वाइफ़ के साथ उस दर्द को आप भले ही एग्ज़ैक्टली महसूस नहीं कर सकते, बट एट लीस्ट उसको सपोर्ट तो करो। मैं तो देखो ये नहीं कहती कि हर हस्बैंड को अपने पेट में वो तरबूज बाँध दो। भाई ये तो चलो व्लॉगर है, ऑफ़ कोर्स इनके लिए ये कंटेंट है, ऑफ़ कोर्स इनका इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन इस चीज़ को देखकर ना गुस्सा नहीं आया, किसी भी तरीके का ट्रिगर महसूस नहीं किया, ना मैंने किया ना पब्लिक ने किया। हाँ, 1-2 लोगों को हो सकता है बुरा लगा और शायद बुरा लगा भी, जिसके लिए उन्होंने फिर अपोलोजाइज़ भी किया कि नहीं मतलब अपने दूसरे व्लॉग्स में कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, और बिल्कुल वो सही बात थी। वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट ही दे रहे थे कि वाक़ई मेरे लिए साँस लेना मुश्किल हो रहा है, इतना भार मेरे पेट पे बाँध दिया है, झुक-झुक के सामान उठाना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई, जिसके लिए मैं विवेक और दिव्यांका को थैंक यू करना चाहती हूँ कि पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, जो बिल्कुल भी इस बात को समझते ही नहीं है कि बच्चा पैदा करना कितना डिफ़िकल्ट है एक औरत के लिए। और चलो अब तो फिर थोड़े कानून सख्त हो गए हैं कि भई 1 या 2 बच्चे होते हैं अच्छे। पहले तो मतलब आदमियों के लिए बड़ा अचीवमेंट होता था, देखो मैंने क्रिकेट टीम खड़ी कर दी। अरे उस औरत से तो पूछो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, हर साल एक बच्चा, मतलब पेट से बाहर उतरा नहीं, दोबारा बाहर डाल दिया। कितना टॉर्चर, मतलब हमारी दादियाँ, नानियाँ कितने-कितने बच्चे पैदा करती थी, उनमें से कितने बच्चे प्रेगनेंसी मिस हो जाती थी, मतलब मिसकैरेजेज़ हो जाते थे, कितना कुछ हो जाता था, कितनी कॉम्प्लिकेशंस, कितना दर्द। और पहले तो सी सेक्शंस भी नहीं होते थे, इतनी दर्दें बार-बार लगातार, उफ़! मतलब सच में, मतलब लोग कहते हैं ना कि आजकल और लड़कियां एक एक ही बच्चा पैदा करती हैं। अरे नहीं होते बच्चे पैदा, नहीं होते। क्या है तुमको, तुम कर लो ना बच्चे पैदा, तुम्हें तो इतने किए हैं, एक और करके दे दो हमको, हैं कर लो। मतलब इतना ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि मतलब क्या, मतलब रियली मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसी औरतों की सोच के लिए। तो बट जो भी है वो एक बाद की बात है, उस पर मैं फिर कभी अपना रैंडम रोना लेऊंगी, मतलब वो तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए दोनों को अप्रिशिएट करूंगी। ये होते हैं असली व्लॉगर की, जो ठीक है ये कंटेंट है, प्रेगनेंसी इनके लिए कंटेंट है, लेकिन उस कंटेंट को भी एक्चुअल में किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, कितने तरीके से, कितने सलीके से, कितने रिस्पेक्टफुली, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। मैं इनके व्लॉग्स को देखकर ट्रिगर नहीं हुई, जैसे कि मैं और ऐसे सेलिब्रिटी व्लॉगर्स को देखकर ट्रिगर हो जाती हूँ, जहाँ पर प्रेगनेंसी को एक पता नहीं एक अलग ही लेवल पर दिखाते हैं, ओवर द टॉप।
तो ये चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी इनकी। बाकी देखो कंटेंट तो कंटेंट है ही, उस चीज को मैं डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है देखकर। और वाकई दिव्यांका के चेहरे पर वो खुशी, वो ग्लो दिखता है कि उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितनी केयर मिल रही है, कितनी अटेंशन अपने हस्बैंड से मिल रही है। बेचारी कुछ तो ऐसी भी बदनसीब औरतें होती हैं जो दुनिया के सामने सुकून सुकून का ढिंढोरा पीटती रहती है, लेकिन असल में वो कितनी अकेली होती हैं, कितनी दुखी होती हैं। उनके हस्बैंड्स उनकी किसी भी गेस्चर को नहीं अप्रिशिएट करते हैं, और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उनकी उस तरीके से केयर वो नहीं करते जो केयर वो डिजर्व करती हैं। तो ये सेलिब्रिटी भी हैं एक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि उनकी प्रेगनेंसी देखी थी और सच में वो पूरी प्रेगनेंसी मतलब काम ही कर रही थी, मतलब लिटरली, मतलब उनको आराम तो मिला ही नहीं, और ना ही हस्बैंड ने दो कौड़ी की जो है उनको अटेंशन दी। तो ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है। एटलीस्ट विवेक ने ये बताया है कि जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो किस तरीके से उसको हैंडल विद केयर, उसके इमोशंस, उसके छोटी छोटी नीड्स को किस तरीके से हैंडल करना है। ये वाकई अच्छा लगा देखकर। देखो, जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट ना किया जाए तो ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो सही बात नहीं है। ये तो मतलब फिर एथिक्स के खिलाफ ही हुआ कि जो अच्छा कर रहा है, जेन्युइनली अच्छा कर रहा है, और उसमें भी हम लोग जानबूझकर उसको गलत बोले तो वो सही नहीं है। और मुझे लगता है कि दिव्यांका और विवेक को इस टाइम पर मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ। हाँ ठीक है, बच्चा है, कंटेंट है, बना रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीइंग अ सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर होने की एक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, कि वो सिर्फ नाम के ही सेलिब्रिटी नहीं है, वो रिलेटेबल बनने के लिए ऊट जलूट हरकतें नहीं कर रहे हैं। ऊट जलूट हरकतें वो नहीं कर रहे हैं, जो चीज मुझे देखकर अच्छी लगी, कि एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि कैसे वाइफ को कंफर्ट फील कराना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं समझना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दिव्यांका अच्छी खासी एज में है, अपने शायद लेट 30s में वो होंगी, तो ऑब्वियसली लेट प्रेगनेंसी जब होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हस्बैंड केयर करने वाला मिले, उसकी सिचुएशन को समझने वाला मिले, तो फिर एक औरत के लिए ये जर्नी, ये डिफ़िकल्ट जर्नी भी आसान हो जाती है। तो ये जो कहते हैं ना वी आर प्रेग्नेंट, लिखने से कोई वी आर प्रेग्नेंट नहीं हो जाता। आपको अपनी वाइफ का दर्द महसूस करना है। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बड़ी ग्रेसफुली इस चैलेंज को वो हार भी गए, और उन्होंने अपनी हार को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि यस मैं नहीं कर पाया, बहुत डिफिकल्ट था। तो खैर अब ज्यादा मेरे पास कुछ और कहने को है नहीं। पीछे शोर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब मेरे घर पे तो नहीं, मेरे आसपास। और ये कंस्ट्रक्शन रुक तो रहा नहीं है, बढ़ ही रहा है, काफी समय से चल रहा है। और दुर्भाग्यवश इसकी आवाज हर बार मेरे पॉडकास्ट को तकलीफ तो देती है, और ऑफ कोर्स आपको भी तकलीफ देती होगी, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा याचना करती हूँ। और आप लोगों से फिर जल्दी से जल्दी मिलती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, कोई एतराज़ नहीं है। और अगर मैंने कुछ कह दिया हो ऐसा जो शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगा हो, तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे देखिए अपने एक्सपीरियंस हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं कि जिन औरतों का भी मैंने जिक्र किया, उन औरतों को मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक औरत को तो मैं बहुत करीब से जानती थी, वो बात अलग है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसके बारे में एक बार खुलकर बात की भी थी, जब मैंने एक मूवी 8 AM मेट्रो का जब मैंने रिव्यू किया था, तब मैंने उस औरत के बारे में बात की थी कि वो औरत कौन है, और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और मेरा उससे क्या लेना देना था। मैंने
खुलकर ये बात कहीं ना कहीं बताई है आपको, तो मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि वो मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी शादी जब हुई थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी दर्दनाक मौत होगी और वो एक बच्चा छोड़कर चली जाएगी इस दुनिया से। हालांकि उसकी शादी भी इसी वजह से करवाई गई क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, बहुत यंग एज से वो डिप्रेशन में थी, तो इसी वजह से उसकी फैमिली ने उसकी शादी करवा दी। लगा कि फैमिली मतलब मिल गई है एक अच्छी, तो उसकी शादी हो गई है तो अब वो इस प्रॉब्लम से निकल आएगी, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि शादी कामयाब हुई नहीं। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेगनेंसी में जब हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तब फिर तकलीफ होती है, क्योंकि वो एक डिप्रेशन पेशेंट भी है, तो उसको रिएक्शन होने लगा, जिसकी वजह से फिर वो अपने वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गई। और वहां पर भी मतलब वो खुश नहीं रहती थी, ऑफ कोर्स बच्चा हो चुका था। और फिर अब फिर मैं क्या बोलूं, आज वो इस दुनिया से जा चुकी है और अच्छा खासा वक्त हो चुका है उसे इस दुनिया से गए हुए, अपना बच्चा छोड़ के चली गई। और अब उसका हस्बैंड कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। हालांकि उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लिया था, वो सेपरेटेड थी। बट वही वाली बात है कि क्या सोचकर हम शादी करते हैं। मतलब अब छोड़ो, अब मैं वापस से वो ट्रैक पे नहीं जाना चाहती हूँ। अब मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहती हूँ। तो मेरे को पता है कि जिस औरत के अंदर खुद तकलीफ से निकलने का जज्बा नहीं है, आप कुछ भी कर लो, उसकी गोद में आप कुछ भी डाल दो, वो नहीं निकलेगी। जब उसकी गोद में बच्चा आया तब वो डिप्रेशन से नहीं निकली। सब उसको समझाते थे, सब उसको कहते थे तू ये कर ले वो कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से ही हार मान चुकी थी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी इंसान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हार मत मानो। मेरे फादर हमेशा ये बात कहते हैं, मरने से पहले मत मरो। और वो ऑलरेडी मरने से पहले तो वो मर ही चुकी थी, बस उसने एक फॉर्मेलिटी कर ली खुद से। तो उसने मौत का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने मौत को ही बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। और कोई कच्ची बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, मतलब आप सोच सकते हैं मुझसे 1 साल ही छोटी थी वो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मुझे कितना इफेक्ट हुआ उसे इस तरीके से जाते हुए देखकर। तो इसीलिए मैं हर बार उसका एग्जाम्पल देती हूँ। तो इसी वजह से मैं कोई ऐसी फैब्रिकेटेड बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों के सामने भी हो सकता है आप लोगों के कुछ दूसरे एक्सपीरियंसेस हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो, ये डिप्रेशन वगैरह अगर आपकी खुद की विल नहीं है ना, तो आप इससे खुद से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको खुद को निकलना है तो फिर आप निकलते हो, वरना आप चलते चले जाते हो, डिप्रेशन की दलदल में घुसते चले जाते हो। चाहे कितना भी आपकी काउंसलिंग करवा लो, मेडिसिन खा लो, उसकी भी मेडिसिन चल रही थी, वो भी एक तरीके से उसकी भी मेडिसिन तो थी, लेकिन वही वाली बात है कि अब क्या कर सकते हैं। उसने बिल्कुल ही सबसे बात करनी बंद कर दी थी, वो भीड़ में बैठी भी रहती थी तो भी कुछ बोलती नहीं थी, अपने ही ख्यालों में वो गुम रहती थी। आखिरी बार जब मैं उससे मिली ना, तो उसने मुझे बड़ी ब्राइट स्माइल दी थी, और मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी बार मैं उसको देख रही हूँ और आखिरी बार उसके चेहरे पर मैं ये ब्राइट स्माइल देख रही हूँ। उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद, मतलब कुछ ही हफ्तों के बाद वो चली गई। आज भी उसकी वो ब्राइट हंसी मेरी आंखों के सामने होती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि शायद कोई मेरा पॉडकास्ट सुनकर कुछ उसके अंदर भी वो एक हिम्मत जागे कि नहीं, अगर कोई शख्स डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो उसको एक हिम्मत मिल सके कि नहीं, हमें अपने आप को नहीं खत्म करना है। देखो, मरना तो हम सब ने, लेकिन अभी क्यों मरे? मरने जब मरने का आएगा तो मर जाएंगे ना। अभी तो सब कुछ ठीक है ना, अभी तो हमारे हाथ में सिचुएशन है, फिर क्यों मरे? कोशिश तो करें, आगे तो बढ़े, हिम्मत तो करे, उसके बाद मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो अपने आप को बचाने के लिए मेहनत करना करें ना। हम करनी चाहिए ना, आप लोग ही बताइए, नहीं करनी चाहिए? खैर, अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।